नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन समझेंगे। ये जो पॉपुलेशन का ही सब टॉपिक है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसी में ही अंदर आ जाएगा एक माइग्रेशन टॉपिक। या फिर कई बार इसको अलग पढ़ते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है कि पॉपुलेशन अलग, माइग्रेशन अलग। ठीक, माइग्रेशन अलग, ठीक है, ये सब टॉपिक अलग पढ़ते हैं। तो जैसा भी हो, आपको जहां भी पढ़ना हो बस पढ़ना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइग्रेशन समझना है, लेकिन हम इसको कन्फाइन रखेंगे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, है ना। इसको आप ज्योग्राफिकल एंगल से पढ़ सकते हो, इसको आप दूसरे एंगल से पढ़ सकते हो, सोसाइटल एंगल से, ठीक, जिससे भी, ठीक है। तो अपन देखेंगे क्या है भाई, थोड़ा सा ये समझना ही पड़ेगा आपको, ज्योग्राफिकल, थोड़ा सा सोसाइटल, तो ओवरऑल हमारा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए किसको लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये समझेंगे हम। फिर वही इसका मतलब समझना है, मतलब कंसेप्ट समझना है कि भाई कॉजेस समझना है, कॉजेस समझना है, इशूज क्या इन्वॉल्व है ये समझना है, और वे फॉरवर्ड समझना है ना, भी क्या करना चाहिए आगे, ये समझना है हम। ठीक है, तो इतनी चीजें हम देखेंगे माइग्रेशन के टॉपिक में। सबसे पहले उठाते हैं क्या, कंसेप्ट क्या है। ठीक, कंसेप्ट, इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, आपको बहुत सारे टर्म समझ में आ जाने चाहिए कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या है कि भाई ये माइग्रेशन क्या है। ठीक, देखो माइग्रेशन आएंगे इस पर, माइग्रेशन का मतलब में पहले एक बात बताओ, किसी, मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया की डेमोग्राफी अगर आपको पता करना है ना, डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वहाँ की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने को ही डेमोग्राफी बोलते हैं, जिसमें एज सेक्स कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, एज सेक्स कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, मतलब कितने एज के लोग, किस सेक्स के लोग, है ना, यहाँ पे कितने तरीके के लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, समझ में, यहाँ का बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब चीजें जो पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना, डिटर्मिनेंट्स, इसको यही बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, मतलब ये जो बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर ये सब चीजें आ जाती हैं, फर्टिलिटी रेट, ये सब क्या होता है, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो एज सेक्स कॉम्पोजिशन पढ़ लो आप, ये सब पढ़ते हैं हम जो किसी भी एरिया के बारे में, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ठीक, तो इसको क्या बोल देते हैं, डेमोग्राफी। आप बताओ, इसको ये भी बोल सकता हूँ मैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी होगा ये, हाँ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा है मतलब पॉपुलेशन चेंज को भी इंक्लूड कर रहा है ना, चेंजेस अगर हो रहे हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सब चीजें इसी में पढ़ते हैं हम, डेमोग्राफी में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन चेंजेस होंगे, है ना, ये एक एरिया है, एक एरिया ले लेते हैं, मान लो ये मध्य प्रदेश है, हम मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी देख रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन चेंजेस होंगे ना, स्टैटिक रहेगा कि डायनामिक रहेगा, ये तो स्टैटिक नहीं रहने वाला, डायनामिक रहेगा। ये पॉपुलेशन चेंज जो होते हैं, ये पॉपुलेशन चेंज कितने फैक्टर के द्वारा होते हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन चेंज को कराते हैं। ठीक है ना, पहले को बोलते हैं मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब उस एरिया में कितने डेथ कितनी हो रही, समझ में गया। दूसरा होता है फर्टिलिटी, मतलब उस एरिया में बर्थ किस हिसाब से हो रहे हैं, बर्थ ज्यादा होंगे तो भाई डेमोग्राफी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ठीक है ना, मोर्टेलिटी ज्यादा डेथ होगी तो भाई जो ओल्ड एज लोग होंगे उनकी जो एज सेक्स कॉम्पोजिशन में जो पिरामिड रहेगा उसमें कम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ, तो मोर्टेलिटी डिटरमाइन करेगा, फर्टिलिटी डिटरमाइन। और थर्ड जो चीज होती है किसी भी एरिया को डिटरमाइन करने के लिए, वो होती है माइग्रेशन, समझ में आ रहा है, मतलब इस एरिया में कितने लोग होंगे, है ना, किस एज के लोग होंगे, है ना, कितने लोग होंगे, ये सब काहे से डिटरमाइन होगा कि भाई वहां पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, डेथ ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी,
नेक्स्ट फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब बर्थ कितना ज़्यादा हो रहा है, फर्टिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगेगा। और माइग्रेशन, अगर इन माइग्रेशन है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, आउट माइग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन घटेगा। समझ में गया ना। तो भाई ये डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके का आपका इनमें से कौन सा फैक्टर होता है। मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, फर्टिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, माइग्रेशन इन होगा या आउट होगा, है ना। इनके आधार पर उस रीजन में पॉपुलेशन चेंजेस डिटरमाइन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, बिल्कुल होंगे। समझ में आ रहा ना। तो भाई ये तो हमने देख लिया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि माइग्रेशन क्या है, अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई माइग्रेशन, ये माइग्रेशन है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, माइग्रेशन क्या है। तो माइग्रेशन क्या है, सबसे पहला कि ये थर्ड कंपोनेंट बोला जाता है इसको, थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का थर्ड कंपोनेंट है ये। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है स्पेशियल मोबिलिटी। स्पेशियल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्पेशियल मोबिलिटी, है ना। इट इज या फिर ऐसा बोलो, इट रिफर्स टू, है ना, इट रिफर्स टू स्पेशियल मोबिलिटी। इट रिफर्स टू स्पेशियल मोबिलिटी। स्पेशियल मोबिलिटी मतलब क्या है, स्पेशियल मतलब स्पेस से लेना देना है। यहाँ स्पेस मतलब एरिया, मतलब ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, ये तीसरा है। स्पेशियल मोबिलिटी मतलब इस स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव करना। समझ में आ गया, इस स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव करना। ठीक है ना। तो इसलिए बोला यार इसको स्पेशियल मोबिलिटी है। कहाँ से कहाँ, स्पेशियल मोबिलिटी फ्रॉम वन जियोग्राफिकल यूनिट टू अनदर। ठीक है, ये जियोग्राफिकल यूनिट 1 है, ये जियोग्राफिकल यूनिट 2 है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, मान लो कि भाई एक सिटी है इंदौर, ठीक है ना, और ये सिटी मान लेते हैं भोपाल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेशियल मोबिलिटी मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर रहे हैं। समझ में आएगा। लेकिन ऐसा तो है कि भाई मैं मान लो कि डेली मूव कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको माइग्रेशन बोल दूंगा, नहीं। अब ये क्या होता है, फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल यूनिट टू अनदर, इसके साथ साथ एक और कंडीशन अटैच, क्या, जिसमें क्या हो, विच इन्वॉल्विंग, जिसको बोलते हैं हम चेंज इन रेसिडेंस, चेंज इन रेसिडेंस। अब सिर्फ आने जाने को नहीं, वहां पर मेरा रेसिडेंस भी चेंज हो जा रहा है। अब रेसिडेंस तो एक दिन के लिए भी चेंज हो जाता है ना। मैं जाकर के भोपाल में दो दिन बिता के आया तो क्या मैं माइग्रेंट कहला जाऊंगा, नहीं। ये बोल रहा है कि इन्वॉल्विंग चेंज इन रेसिडेंस, और उसके साथ साथ ये कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, है ना, कुछ लंबे समय के लिए होना चाहिए। अब कितना समय है ये तो नहीं पता, बट कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, क्लियर है। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन बोल देते हैं। मतलब माइग्रेशन क्या है, एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करना कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पर चेंज इन रेसिडेंस हो जाए, ठीक है ना। अब ये क्या हो सकता है माइग्रेशन, अब देखेंगे बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट ये डेफिनेशन तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब देखो इधर पे, यहां पे समझना, ये माइग्रेशन ले रहा हूं मैं। अब ये माइग्रेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है ना। इंटरनल मतलब एक अपने देश के अंदर ही, इंटरनल माइग्रेशन, इसको बोल रहा हूँ एक्सटर्नल माइग्रेशन। वर्ड समझना क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन है, इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री,
और यहां पर एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री। अब एक चीज समझना, इसमें क्या हो सकता है, इन माइग्रेशन हो सकता है और आउट माइग्रेशन हो सकता है। और यहां पर दो टर्म यूज करते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या है, ठीक। अब देखो जब देखो ये क्या है आपका, ये सोर्स एरिया है, सोर्स एरिया। और ये क्या है, डेस्टिनेशन एरिया, जहां पे आप जा रहे हो। इसी को क्या बोल देते हैं, चलो अभी डेस्टिनेशन एरिया मान के चलते हैं, ठीक है। ये सोर्स एरिया है। अब सोर्स एरिया में अगर सोर्स एरिया में आप बाहर जा रहे हो, सोर्स एरिया से बाहर जाते हैं, और अगर ये पहला केस मानते हैं, ये पहला केस है कि भाई ये इंटरनल है, देश के अंदर, देश के अंदर की ही बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन मतलब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, ये बिहार है, बिहार से कुछ लोग बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आउट माइग्रेशन, ठीक। डेस्टिनेशन एरिया क्या बोलेंगे, लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, आते हैं, इन हो रहा है। तो ये अगर आपका इंडिया के अंदर ही हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन माइग्रेशन, ठीक है ना, इन माइग्रेशन। इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बिहार के लोग यहाँ से बिहार के लोग बाहर जा रहे थे, तो बिहार के लिए आउट माइग्रेशन हो गया। लेकिन ये महाराष्ट्र में आकर के काम कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र में क्या कहलाएंगे, ये इन माइग्रेंट्स है, समझ गए ना। और यही चीज अगर मैं बात करूं, ये इंडिया ले लो अब, सोर्स रीजन, इंडिया से जब लोग बाहर जा रहे हैं तो यहाँ भी आउट माइग्रेशन हो रहा है, समझ गए। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी बाहर ही जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक। ये कब, जब ये सोर्स ऑफ रीजन क्या हो, हम कंट्री लेते हैं, जब कंट्री से लोग बाहर जाएंगे तो उसको बोलेंगे एमिग्रेशन, ठीक है ना। जब कंट्री में लोग आते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना, तो ये भी इन माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन इन माइग्रेशन ना यूज करके इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम इमिग्रेशन। ये जो मैं इमिग्रेशन कहाँ गया, ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इन आई एम से समझ लेना अंदर आ रहा है, ई एम से बाहर जा रहा है, एक्सटर्नल है ये, समझ में गया ना, ये एक्सटर्नल वाले केस में होगा ये, ठीक है ना। ये इंटरनल वाले जब के लिए यूज करते हैं तो हम इमिग्रेशन नहीं यूज करते, हम इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन यूज करते हैं, है ना। ये जो टर्म होगा देखो इंटरनल है, ये इंटरनल माइग्रेशन में ये यूज होगा, और ये है एक्सटर्नल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या है, इंटरनल में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन एंड आउट माइग्रेशन, ये वर्ड यूज करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करते हैं, एमी और इमी, ठीक है ना, ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। इंटरनल मतलब क्या होता है, ये आपको बता दिया, विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री, समझ में आ गया, ये चीज डन है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम कोई भी चीजें डाटा कलेक्ट करते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड, तो तीन यहां पर समझो तीन चीज हो सकती है, क्या, एक होता है प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहां पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं भाई प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन मतलब जहां पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ डाटा कलेक्शन बोल दो इसको। प्लेस ऑफ डाटा कलेक्शन मतलब यह कौन सा एरिया हो सकता है,
मतलब एट प्रेजेंट जहां आप जॉब कर रहे हो, जहां पे आप रह रहे हो, है ना, एट प्रेजेंट जहां पे आप जॉब कर रहे हो, जहां पे आप सेटल्ड हो, वो आपका क्या हो जाएगा, जहां से वो आज के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, मतलब जहां से आपको डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेस होते हैं आपका काहे के लिए, जब माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये चीजें देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आप तो जहां पे बर्थ हुए हो वहां पे चेंज होने के बाद आप सीधे कहाँ चले गए, कहीं पे जॉब करने चले गए, तो भाई दो एरिया हो गया। लेकिन एक और केस हो सकता है कि भाई आपने लास्ट रेसिडेंस किया होगा पहले, पहले ये वाला आ जाएगा जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। जैसे कि मान लो कि भाई आप बीच में कहीं पर एजुकेशन किए थे, है ना, मान लो कि 4-5 साल आप एजुकेशन के लिए भोपाल में रुके हो, अब भोपाल से फिर वापस आप गए जॉब करने के लिए मुंबई में, तो एट प्रेजेंट आपका प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मुंबई। लेकिन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस का भी इनमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो कि क्या रहेगा, भोपाल। और उसके अलावा आपको ये देखा जाएगा कि फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, तो वो आपका गांव जो रहेगा। तो यहाँ पर ये 3 बेसिस हो जाते हैं, है ना। डिपेंड करेगा कि भाई आपका प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस सेम था कि नहीं। हो सकता है आप सीधे गांव से बाहर जॉब करने गए हो, समझ में गया, या फिर आप शुरू से ही भोपाल में रहे हो और बाद में आपकी जॉब लग गई इंदौर में, तो आप इंदौर चले गए, तो वो अलग चीज है। लेकिन मान लो जो गांव के लोग होते हैं, पहले गांव में रहते हैं, फिर कुछ साल में यहाँ पे दूसरी जगह रहेंगे 6-7 साल, फिर उसके बाद चेंज करके आपका कहीं और रहने लगेंगे, जॉब करने लगेंगे, वो प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन कहलाएगा। प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लेते हैं डाटा कलेक्शन में। बोलो डन। तो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, तो याद रखना, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन और प्लेस ऑफ बर्थ। और प्लेस ऑफ बर्थ और एन्यूमरेशन में एक थर्ड कंपोनेंट भी आ सकता है, कौन सा, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ये भी हो सकता है कि ये दोनों सेम ही हो, प्लेस ऑफ जो लास्ट रेसिडेंस है वही आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी था, ठीक है ना, तो वो सेम हो सकता है, समझ में क्या। अगर क्लासिफिकेशन करें माइग्रेशन की, तो बहुत कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं हम, बट अभी हम सिंप्लीफाई करके चलेंगे क्योंकि आपको ऑप्शनल वगैरह तैयार नहीं करना है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट पर स्टिक रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक और क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो भाई ये क्लासिफिकेशन बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है माइग्रेशन क्यों हो रहा है, सोशल कारण के कारण हो रहा है कि इकोनॉमिकल फैक्टर के कारण होता है, तो इकोनॉमिकल वर्सेस सोशल माइग्रेशन हो सकता है। जैसे कि मान लो कि भाई सोशल माइग्रेशन मतलब क्या, इकोनॉमिकल में तो समझ में आता है आपको, भाई अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में आप जा सकते हो। सोशल माइग्रेशन जैसे कि भाई एजुकेशन के लिए आप माइग्रेट कर रहे हो, समझ में आएगा। कास्ट कास्ट की प्रॉब्लम है आपके गांव में, तो आप उन सब चीजों से दूर होकर के जाना चाहते हो, समझ में आएगा। कंजर्वेटिव है, आप लिबरल सोसाइटी चाहते हो, तो इसलिए आप माइग्रेट होकर के जा रहे हो गांव में, तो ये क्या कहला जाएगा, सोशल माइग्रेशन कहला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ भाई, शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब समझो कि इंट्रा रीजन जो माइग्रेशन होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस समझ लो इंटर रीजन जो माइग्रेशन होते हैं, बहुत लंबे लंबे एरिया में जो माइग्रेट करते हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो सकता है मतलब थोड़े समय के लिए जाते हो, टेम्पररी सीजनल, और ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब कि कई सालों के लिए जब हम मूव कर जाते हैं। शॉर्ट टर्म तो समझ में आता है ना, सीजनल वगैरह जो होते हैं, टेम्पररी माइग्रेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, नेशनल माइग्रेशन, नेशनल लेवल पर। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल मतलब होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक, क्लियर। तो नेशनल हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखो थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीजें समझ लेते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं
कि पूरे वर्ल्ड में लगभग कितने माइग्रेंट्स हैं, तो लगभग 280 मिलियन, और कहीं कहीं आपको 300 मिलियन आपको याद ना रहे तो इतना लिख सकते हो, ठीक है ना, इतने मिलियन माइग्रेंट्स हैं, ठीक। जिसमें से मैक्सिमम माइग्रेशन कहाँ है, मैक्सिमम है एशिया में, ठीक है ना। उसमें भी सबसे मैक्सिमम माइग्रेंट्स कहाँ हैं, तो भाई इंडिया में, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है। एशिया में जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, इंडिया से ही आते हैं, समझा क्या। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है, यूरोप है, ठीक। क्या बोलोगे सबसे पहले, हाँ, जो माइग्रेंट्स है वो क्या है, वो एशिया में है, लेकिन कहीं कहीं आपको यूरोप में भी देखने को मिलेंगे। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, 76 मिलियन टू 78 मिलियन। कई बार 78 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो यूरोप के लिए रेफर करते हैं, 76 के लिए एशिया में रेफर करते हैं, लेकिन कई कई बार में एशिया में ज्यादा दिखाता है, ठीक है ना। तो आप ओवरऑल समझ लो कि भाई हाँ, एशिया में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पुराने आंकड़े हैं। एट प्रेजेंट एशिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स है, फिर उसके बाद यूरोप में है। बट आप इसको एक बार चेक कर लेना, समझा क्या ना, कि बहुत जगह यूरोप को पहले बताता है और एशिया को सेकंड नंबर पे बताता है, ठीक है ना। तो भाई ये जो एशिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट कहाँ से आते हैं, तो वो इंडिया से ही आते हैं, ठीक है ना। यूरोप में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स कहाँ से आते हैं, तो ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा यूरोप में माइग्रेंट्स आते हैं, ठीक है ना, सीरिया वगैरह से, ठीक। अगर मैं बात करूं सिंगल लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्री विथ माइग्रेंट्स, तो भाई इसका आंसर है कि भाई ये कौन है, यूएस है। यूएस है, लगभग 17 से 20 मिलियन लोग यहाँ पर आपका माइग्रेंट्स बनते हैं, समझे कि ना। मैंने आपको बताया कि सोर्स ऑफ माइग्रेशन क्या है, मतलब कौन से एरिया से माइग्रेशन जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो बोलोगे आप। सोर्स ऑफ माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं, सोर्स ऑफ माइग्रेशन, तो लगभग 50% तो एशिया से आते हैं, फ्रॉम एशिया, है ना। जितने भी माइग्रेशन हो रहे हैं उसमें 50% तो आपके माइग्रेशन से आ रहे हैं, मतलब एशिया से आ रहे हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया, देन चाइना, देन पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर लगभग 70 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो कैसे हैं, 70 मिलियन माइग्रेंट्स तो फोर्सफुली हैं, फोर्सफुली इनको भगाया गया, समझ में क्या। जिसमें मैक्सिमम काहे में है, इंटरनल है, मैक्सिमम इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, इंटरनल माइग्रेशन हुआ है लगभग कितने लोगों का, 40 मिलियन का। मतलब कुछ एक रीजन है ना, इस रीजन में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ के लोग या तो देश से बाहर जाएंगे या तो देश के किसी और रीजन में चले जाएंगे। तो ये जो और रीजन में जाते हैं, ये इस रीजन में जा रहे हैं, ये रेड वाले रीजन में, तो इस रीजन में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल है, इंटरनल हुआ है माइग्रेशन। और कुछ लोग देश छोड़ के चले गए, मतलब ये इधर चले गए, दूसरे देश में चले गए, इसको बोलेंगे हम क्या, एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन उसमें से लगभग 40 मिलियन है, और 30 मिलियन कैसे हैं, ये आपके एक्सटर्नल माइग्रेशन है, समझ में गया। और लगभग 3 मिलियन के आसपास ये रेफ्यूजीज है। रेफ्यूजी समझते हो, रेफ्यूजीज मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक टर्मोइल के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो अपने देश को छोड़ देते हैं, दूसरे देश में शरण लेते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, रेफ्यूजीज, ठीक है ना। सब क्या है आगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेफ्यूजीज हैं उनकी भी संख्या लगभग 3 मिलियन हो चुकी है, तो जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, समझ में आ गया। ये तो ग्लोबल सिनेरियो देख लिया, ठीक है ना। बट हमको ये सब चीजें पता हो या ना हो, इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको इंडिया में जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब बात करें अगर कि भाई सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है माइग्रेशन का, किसके आधार पर हमको पता चलता है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में हमको कहां से पता चलता है,
तो भाई इसके 3 सोर्सेस होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम जो सेंसस हमारा होता है नेशनल सेंसस, जो 10 सालों में आता है, उससे हमको पता चलता है माइग्रेशन का डाटा। दूसरा होता है पॉपुलेशन रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सैंपल सर्वे, ठीक। अब ये जो सेंसस होते हैं, सेंसस किस किस रीजन क्या क्या लेते हैं, रीजंस या फिर फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन, जो माइग्रेशन लेते हैं तो वो देखा जाता है। तो रीजन छोड़ो, फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स फॉर माइग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर लिए जाते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई बर्थ, बर्थ प्लेस, फिर मैंने क्या बताया था कि भाई प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन लिया जाता है, ये होता है। फिर तीसरे में क्या बताया था मैंने आपको कि भाई लास्ट रेसिडेंस भी इंक्लूड किया जाता है, लास्ट रेसिडेंस। और एक और चीज इंक्लूड किया जाता है जिसको बोलते हैं रीजन फॉर माइग्रेशन। अगर लास्ट माइग्रेशन और बर्थ प्लेस में क्या रीजन था जो आपका देखो, बर्थ प्लेस से आप प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन में गए, बर्थ प्लेस से आप पहले लास्ट रेसिडेंस में जाओगे, फिर वहां से प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन में जाओगे, तो उसके पीछे के रीजंस क्या थे, किन कारणों से आप ये सब चीजें कर रहे हो, ये भी इंक्लूड किया जाता था, ये भी इंक्लूड किया जाता है। इनफैक्ट 1981 से ये वाला फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसको भी देख लिया जाता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अब अपन मूव करते हैं टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। बोलो डन। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आपको एक होता है परमानेंट माइग्रेशन, सेमी परमानेंट, परमानेंट माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन। अब इनमें फर्क समझ लो। परमानेंट वाला तो समझ में आ रहा है ना कि भाई हमेशा के लिए उस एरिया को छोड़ करके आप चले गए और 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप वहीं रह रहे हो, तो ये क्या कहला जाएगा, परमानेंट माइग्रेशन। अब सेमी परमानेंट किसको बोलते हैं, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, है ना, पीपल अपने आप को वहां पर सस्टेन नहीं कर सकते, समझ में क्या, कहां पर, डेस्टिनेशन रीजन में, तो वो क्या करते हैं, फोर्स हो जाते हैं कि भाई आप थोड़े समय के लिए क्या करो, माइग्रेट कर जाओ। इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी परमानेंट माइग्रेशन। कब होगा ये, जब वहां के इकोनॉमिक रिसोर्सेस की कमी है, वहां के लोग अपने आप को सस्टेन नहीं कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, उस डेस्टिनेशन रीजन में वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं माइग्रेट करने के लिए। इसको थोड़ा अब वो कब आएंगे यहाँ पर, जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ वो मतलब टैकल हो जाएगा, तब वो आएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी परमानेंट माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलो, सीजनल माइग्रेशन किसको बोलेंगे हम, देखो एक था परमानेंट, एक है सेमी परमानेंट और एक है सीजनल माइग्रेशन। ये जो सीजनल माइग्रेशन है ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा इंडिया कैसा है, तो आपको पता होगा ये हमारे यहाँ इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो रेनफेड एग्रीकल्चर है, समझना क्या ना। तो रेनफेड एग्रीकल्चर है मतलब क्या है कि भाई लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं हो सकते, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, समझना क्या। तो जो लीन जो सीजन होता है उसमें क्या होते हैं कि भाई वो ऐसे समझो कि भाई जब नॉर्मल मानसून का सीजन होगा तो इस समय तो वो खेती करेंगे, लेकिन जो बाकी का जो सूखा समय होता है, गर्मी और ठंडी वाला सीजन, इसमें वो क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे एरियाज में, समझ में क्या, और वहां पर अल्टरनेटिव काम करते हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। और फिर जब ये वापस से अगले साल मानसून सीजन आएगा तो वो वापस आ जाएंगे इसी इसी काम को करने में। तो ये क्या कह रहे हैं हम, सीजनल, सीजनल माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मानसून के समय घर में बैठ करके खेती किसानी करते हैं, और जो ऑफ सीजन रहता है गर्मी और ठंडी में, उस समय वो क्या करते हैं भाई, बाहर जा करके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको देखते हैं और काम करते हैं ताकि उनका गुजारा चल सके साल भर, समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन कहाँ से रिलेटेड देखने को मिलेगा आपको, तो वो देखने को मिलेगा आपको कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर में, समझ में आ गई बात।
बोलो डन।